बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसल्ला मलिक। नाज़रीन, हालात तसादम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और ये तसादम हमें नज़र आता है KPK की सूबाई हुकूमत और वफाक के माबैन। इसी तरीके से जो अदलिया से जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, उससे भी लगता यह है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने तलब किया जिन सरकारी अफसरान को और साथ ही साथ लापता अफराद के केसेस को जो है वो लाइव नशर करने का जो हुक्म दिया है, इससे भी अब हुकूमत के लिए एक अहम मरला आन पहुंचा है। क्या हुकूमत ये बराह रास्त टेलीकास्ट करेगी और जो अफसरान को तलब किया गया है क्या वो पेश होंगे, इस पर भी लगता यह है कि कुछ तसादम की कैफियत पैदा होने चली है। दूसरी तरफ देखा जाए कि KPK की हुकूमत ने वफाक से पहले ही बजट पेश कर दिए और जिस किस्म के अल्फाज KPK के वज़ीर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता यह है कि वफाक और सूबा आमने सामने आन खड़े होंगे। इस पर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया कि वफाक से पहले सूबाई बजट पेश करने से ना सही बजट पेश हो सका और ना ही इस बात का तयन हो सकता है कि वफाक से जो पैसे मिलेंगे सूबे के पास, उसके बाद जो है वो बजट के लिए किस तरीके से जो पैसे हैं वो मुख्तस किए जाएंगे। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ जो इस वक्त कैफियत बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन, बढ़ती हुई कशीदगी मज़ीद किसी बड़ी कशीदगी की तरफ जा रही है। इस्लामाबाद में उनका जो दफ्तर था उसके बारे में CDA ने कहा कि वो गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, जिस पर एक शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। यह भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह कशीदगी किस हद तक बढ़ सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। रऊफ़ खुलासा साहब हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रऊफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब सीनियर तज़कियाकार भी आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। लगता यह है कि सूबे और वफाक तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सूबा ख़ास तौर पर अगर हम KPK की बात करें, जिस तरीके से वहाँ अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब जिस अंदाज से कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपके सामने उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आप मुलाजा फरमाएँ। उसके साथ साथ हमें लगता यह है कि अदालतें और हुकूमत ये भी एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई हैं। मुल्क किसी तसादम की तरफ बढ़ रहा है। ज़रा देखिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब वो किस अंदाज से वफाक को ललकार रहे हैं, वफाक को जो है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो नमाज पढ़ता है और सजदा करता है तो उसको फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको किसी और सामने नहीं झुकने देता। ये लोगों को ये कहूँगा। और दूसरी बात ये कि लानते भेजे इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। बुखारी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे के, वो कह रहे हैं लानतें भेजें। ये लफ्ज़ खैर TV पे भी नहीं चलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, सियासतदान इस किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं बटन मैं दबाऊंगा फिर पता चलेगा। अल्टीमेटम भी दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। गुजारिश ये है कि अगर आप इससे पहले थोड़ा सा गाइडलाइन देखें जो बानी PTI की तरफ से दी गई थी इलेक्शन के फ़ौरन बाद, वो ये थी कि ना आपने पार्लियामेंट को चलने देना है, ना आपने सिस्टम को चलने देना है, ना आपने हुकूमत को चलने देना है। हर जगह आपने प्रोटेस्ट करना है। उस स्ट्रेटजी को उस वक्त तो खैर समझा नहीं गया, लेकिन अब उसका मंजरनामा जो हमारे सामने है, उसका एक नतीजा तो ये है कि पूरा मीडिया जो है वो PTI की इन एक्टिविटीज़ को कवर करने के ऊपर लगा हुआ है। आप कोई स्क्रीन उठा के देख लें, हर वक्त कुछ ना कुछ PTI के हवाले से वहाँ चल रहा होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक, लिहाजा चूँकि बानी PTI ने कहा कि किसी चीज़ को मानना नहीं है, तो यही मैसेज लेके डाउन द लाइन तमाम लोग, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उमर अयूब साहब, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हैं, जो भी जिसको भी उठा के देख लीजिए। अली अमीन गंडापुर की तो आपने गुफ्तगू अभी सुना दी है। वो 2 चीज़ें साबित कर रहे हैं। एक तो ये कि वो जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं वो ना उसके अहल थे, ना उनकी केमिस्ट्री इस काबिल है कि उनको एक अहम सूबे की चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर यानी फायज कर दिया जाए। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो उनकी गुफ्तगू, लफ्ज़ों का चुनाव और जिस तरह की धमकियाँ वो दे रहे हैं, ये एक फेडरेशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मरकज़ है जिसकी 4 इकाइयाँ हैं। बिल्कुल ठीक, कोई भी इकाई उठ के मरकज़ के ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सकती, ये असूल की बात है।
और दूसरी बात यह है कि केपीके का जो हाल है इकोनॉमिक के लिहाज से, जो उनकी इक्तिसादी हालत है, उनको तो इस किस्म की नारेबाजी करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात रह गई ये कि बटन मैं दबाऊंगा, वो बटन तक किसी ने पहुंचने नहीं देना इनको। अच्छा, ये फिर वही अनाड़ीपन है कि उनको यही नहीं पता कि ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर हैं। जिस दिन ये हो गया कि वो बटन दबा के पूरे मुल्क को अंधेरों में डुबो देंगे, तो फिर इस मुमलिकत को खुदा ना खास्ता फिर इसको खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि फिर बाहर से तो किसी दुश्मन की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो मंजरनामा बन रहा है, ये तसादम की सूरत हाल यकीनी तौर पर है, और ये एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक है। ये आप बिल्कुल ना समझें कि ये अचानक हो रहा है और कोई इसके पीछे माइंड सेट नहीं है। दूसरी तरफ आप आ जाए जनाब अदालतों की तरफ, वहां तो एक अजीब व गरीब किस्म का मंजरनामा है। आज एक जज साहब ने कहा हम कानून बनाएंगे। भाई ये आपको किसने इख्तियार दिया है? कौन सी आइन के तहत आप कानून बनाएंगे जनाब? दूसरी बात यह है कि जो हॉस्टिलिटी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास तौर से वहां दिखाई दे रही है, वो अच्छा ओमन नहीं है। जिन जजों का काम फैसले करना है, उनका काम सियासत करना नहीं है किसी सूरत भी, ना वो किसी सियासी पार्टी के वकील बन सकते हैं। वो हम पहले सुना करते थे मलिक साहब के जी आजकल दौर वो आ गया है कि वकील छोड़ दो, जज कर लो। अब तो हमने सुना था जजों के फैसले बोलते हैं, यहाँ तो सिर्फ जज बोल रहे हैं, और जज भी वकील के तौर पे बोल रहे हैं। यानी जो भी प्रोसीडिंग, अब मेरे साथ जो दोनों मेरे साथी बैठे हैं वो भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इस तरह की गुफ्तगू तो कभी अदालतों में हुई नहीं है। ये तो अदालतों का मंजरनामा लगता ही नहीं है, तो लगता है किसी पार्टी का या सेक्रेटेरिएट है, और या फिर यहाँ पर पता नहीं कौन से मुल्क के ये नुमाइंदे हैं जो इस तरीके से इंसाफ देना चाहते हैं कि ठूंसा जा रहा है इंसाफ। बिल्कुल ठीक। तो ये जिस तरह की हॉस्टिलिटी चल रही है, मुझे कोई भी खैर की तवक्को नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़े या इससे आगे कुछ कहें, मेरे ख्याल से जजों को चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा अपना भी एहतसाब कर लें, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। मोहसिन बेग साहब, महज अल्टीमेटम है अली अमीन गंडापुर साहब का, या कोई तसादम की तरफ जाता हुआ आपको हालात दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो सलीम बुखारी साहब ने बहुत अच्छा इसका पूरा एनालिसिस किया है। एक्चुअली पाकिस्तान का अलमिया ये है कि उर्दू की इतनी बेतौकीरी हो गई, ऐसे लोग ऐसी बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठ गए जो डिजर्व नहीं करते थे, और ये सिस्टम को जैसे उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं काफी दिनों से ये उनके मनसब के मुताबिक नहीं है कि वो ऐसी नॉन सीरियस गुफ्तगू करे। अगर उनका ख्याल है कि वो जो पेशावर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो लेना चाहते हैं या डैम, बिलीव कीजिए इनको अंदाजा नहीं है कि वहां फिर 3 महीने तो बिजली आती है, फिर 3 महीने के बाद वफाक ही वहां बिजली भेजता है, और जो कि अगर आप उसके स्टैटिक्स देखें तो बहुत से लोग वहां पे बिल पे नहीं करते, जो कि पूरे वफाक को और गरीब लोगों को या जो बेचारे बिल देते हैं उनके ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर बगैर हकायक के आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, और जितना वो उन्होंने अपना बताया है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, हालांकि वो जब इनसे वो शहद वाली बोतल पकड़ी गई तो ये कांस्टेबल इनके पीछे था और ये पूरी कश्मीर रोड पे भाग रहे थे। तो दिलेरी इनकी पता है वो कितनी है। मकसद ये है कि आप इंतशार वाली गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू करके क्या हासिल करना चाहते हैं, वो बेसिकली बुखारी साहब ने कहा है कि जो उनका बानी है वो चाहता है कि ये सिस्टम जो है इस मुल्क का वो ना चल सके, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबकी ख्वाहिश थी इलेक्शन के बाद शायद आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और उसमें मजीद खराबी पैदा हो रही है। और दूसरी साइड जो है हमारी जुडिशरी की, उसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक अदारा जो है उसकी गलतियां होगी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा उस हिसाब से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी तक रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर ये हेड ऑन कंक्लूजन हुआ तो नेचुरली वो नुकसान किसका होगा वो आपको पता ही है, लेकिन नुकसान असल में मुल्क का हो जाएगा। और अगर आप एक दफा ट्रैक से उतर गए और इतना हॉस्टाइल जो है एनवायरनमेंट है, हर बंदा, हर घर, हर शख्स
फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, किसी को मुलाजमत नहीं मिल रही, किसी का रोजगार नहीं चल रहा, कोई बेचारा बच्चों की तालीम और ये जो बिल्स हैं ये नहीं पे कर पा रहा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई खुदा ना खासा कहीं ऐसा माहौल पैदा हो गया तो फिर इसको कोई संभाल नहीं सकेगा। तो सबको थोड़ा सा ठंडा होकर सोचना चाहिए। ये निजाम, आप इस निजाम का हिस्सा हैं, आप इसको चलने दें। ये जमहूरियत पे आपने बिलीव भी कर लिया, आप पार्लियामेंट में भी चले गए, अब आप इसको फसाद डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होके सबको इवन जुडिशरी को भी। अब जो साहब जिनकी बात अभी आप कर रहे थे फैसलों की, वो अब देखें उन्होंने आज भी जो फैसले किए हैं वो तो बिल्कुल वो चाहते हैं मैं इस तरीके से शहीद हूं कि शायद, हालांकि उनकी जो सुप्रीम जुडिशल में केस पड़ा हुआ है उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। तो आई डोंट नो क्या हुआ है, सब लोग इस तरीके से आ गए हैं जैसे इस मुल्क को हमने खुद ही तबाह करना है, किसी और की जरूरत नहीं है हमें। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। और हालात वाकई मालिक साहब आने वाले दिनों में मुझे हालात अच्छे नहीं लगते और मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्र से चले, वरना सब पछताएंगे। ये नहीं है कि आप और मैं पछताएंगे या बुखारी साहब पछताएंगे, ये मुल्क में सब रहते हैं। खलासा साहब, हालात वाकई उस तरफ जा रहे हैं कि हम सब पछताएंगे, जिसका जिक्र भी मोहसिन बेग साहब कर रहे हैं। दूसरा, हुकूमत कहती है कि जो सूबाई हुकूमत ने जो बजट पेश कर दिया वफाक से पहले, उससे IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होने के इम्कानात हो सकते हैं, क्योंकि IMF से जो बातचीत होगी उसके बाद बजट और ख़ास तौर पर जो डायरेक्शन है IMF की तरफ से, फिर वफाक जो पैसे देता है उसका सही तयन नहीं हो पाया जब तक वफाकी बजट पेश ना हो। क्या PTI को इस बात का इदराक नहीं है, या PTI समझती है कि ठीक है सिस्टम रिपीटा जाए तो कोई बात नहीं? आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि तसादम की तरफ जा रहे हैं, और मोहसिन बेग साहब ने एक बात की कि रेस्ट्रेंट वाली, ये दोनों ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपने की हैं या बेग साहब ने की हैं। एक तो यह कि आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं, मेरा ख्याल है जा चुके हैं। अच्छा, अभी फर्दर मतलब इससे ज़्यादा क्या होने को, खुदा ना खासा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट तो नहीं होनी कि कोई जंग तो नहीं लड़ी जानी, या कोई आप पे जैसे इन्होंने 25 ये मई को वो लेकर आए थे, लोग लेकर आए थे, अगरचे धमकियाँ वगैरह वो दे रहे हैं वहाँ पे गंडापुर साहब जो हैं। सो मेरा तो ये ख्याल है इससे बड़ा तसादुम क्या हो सकता है। मैं आपको 2-3 मिसालें दूँ। जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा था ना कि हम आएंगे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके इमरान खान साहब को अडियाला जेल से छुड़ा लेंगे। जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहा हो ना, तो उसको हमारे यहाँ कहा जाता है हवाई फायरिंग। आप हवाई फायरिंग ना समझनी चाहिए उसको, बट से दे मीन इट। मेरा ये ख्याल है जब आपको कोई वज़ीर आला वज़ीर आज़म इस तरह की बात कह रहा हो ना, तो उसको सीरियस लेना चाहिए। सो उन्होंने अपनी, वो आ सकते हैं इस्लामाबाद, वो पहले आए नहीं थे सर। ये 25 मई को कौन आया था सर? ये 25 मई को आपको याद होगा खान साहब लेकर आए थे। ये पिछले साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ सर, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है 2022 की बात कर रहा हूँ। इससे पहले परवेज़ खटक साहब नहीं लेकर आए थे, वो उस वक्त वो भी आए थे। सो ये पहले भी आते रहे हैं धरने में, 2014 के धरने में भी आए थे, वो सारे के सारे एक्टिव थे। फिर आपको याद होगा जो उसमें इनको चौधरी सार अली खान साहब मेरा ख्याल उस वक्त ये वज़ीर दाखिला थे, इनको रोका किया था अटक के साइड। उस वक्त आर्म्ड कन्फ्लिक्ट सारी आपको याद होगा, आंसू गैस चली, गोलियाँ चली, सब कुछ हुआ। फिर खान साहब खुद 25 वाला लेकर आए थे। सो माजी में चीज़ें होती रही हैं, एक चीज़ ये। अब दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मेरा ख्याल है जो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं और बड़ी डेंजरसली हो रही हैं। आपने अगर कल आज़म स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जो उन्होंने उमर अयूब साहब और उन्होंने ये रऊफ़ हसन साहब के साथ बैठ कर कही, आज इमरान खान साहब, ये मेरा थोड़ी सी किसी लोगों से बात भी हुई है कोई पंजाब हुकूमत से रिलेटेड, ये जो आज आज़मा बुखारी साहबा कह रही थी ना पंजाब में जो ये आया है वहाँ पर, वो उस एजेंडे पर लेकर हैं, ये कबीना के एजेंडे पे था और ये कल आया गया, पहले नहीं था ये। बिल्कुल, जब आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान साहब को बड़े खौफनाक तरीके से फंसा दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि मेरी मुलाकात हुई थी इसको लास्ट थर्सडे को इमरान खान साहब से जेल में, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ ये ट्रेलर है। ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने कहे हैं, आप उसमें जाए ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। वो कहते हैं ये ट्रेलर हैं और अभी जो असल बगावत होनी है या रेवोल्यूशन आना है वो KPK से आना है। अब आप इसमें 2-4 चीज़ें खान साहब के लिए मसाइल पैदा कर गए हैं आज़म स्वाति साहब, अगर मेरी ये वो रीडिंग भी है, और यही रीडिंग मेरा ख्याल हुकूमत की भी है, एस्टेब्लिशमेंट की भी है, और पंजाब हुकूमत भी ये जो एजेंडे पर लेकर आए हैं ना कि खान साहब पे हमने और भी केसेस बनाने हैं, वो से समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो कोई कश्मीर में हुआ है, जो रिवोल्ट हुई है, लड़ाई हुई है, लोग वहाँ पे कुछ ये कैजुअल्टीज हुई हैं, बहुत सारे नुकसानात हुए, इमरान खान, इसका मतलब इमरान खान साहब जेल से बैठे रिमोट कंट्रोल ये चला रहे थे। क्योंकि ये बात कह कौन रहा है? आज़म स्वाति कह रहे हैं, आप, मैं, बेग साहब या बुखारी साहब तो नहीं कह रहे ना, ये आज़म स्वाति साहब टीवी पे कह रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है।
सो उन्होंने अपने उसमें जोश खिताबत में इमरान खान साहब को फंसा दिया है। कल को ये केस बनते हैं अगर कि खान साहब आपका तो ये पार्टी लेफ्टिनेंट ये कह रहे हैं कि आपने बैठ के कश्मीर में जो कुछ हुआ है आप तो कह रहे ट्रेलर मतलब आपने करवाया है, आगे आप कह रहे हैं केपीके से होगा, ये उनके अल्फाज हम केपीके से करेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर, 2-4 चीज़ें हुई जो अनलीश हुई हैं। ऑलरेडी भी ये प्रॉब्लम हो रहे थे, रेस्ट्रेंट की जो बात हमारे दोस्त ने की है बेग साहब ने, रेस्ट्रेंट अब नहीं रही मेरा ख्याल है। उन्होंने कल क्या किया फौरी तौर पर जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चीज़ उन्होंने रात को जाके इनका सेक्रेटेरिएट गिरा दिया। अच्छा वो चेक करना चाह रहे थे कि कितने लोग हैं जी बह रहेंगे, मेरा तो नहीं ख्याल है कोई बंदा बाहर आया हो, कोई एक बंदा भी नहीं आया। फिर ऊपर से पंजाब हुकूमत ने केस की नई उन्होंने कहानी उन्होंने डाल दी है। जो खान साहब को एक होप लगी है जिसकी वजह से जो मेरा ख्याल है 8 फरवरी के बाद इनको पेस अपनी कम करनी चाहिए थी, जैसे मेरे इंतहाई जानरेबल दोस्त भी कह रहे थे, उनको नया एक एतमाद मिला है कि यार मेरे साथ तो अवाम है, मेरे पास वो बिल्कुल हैं, आपके साथ हैं, उसको वाइजली यूज़ करें ना ज़रा, उसको वाइजली यूज़ करें टू रिगेन पावर और स्ट्राइक सम काइंड ऑफ कोई बैलेंस, एक पावर दैट भी। और अपने दरमियान आपने उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय उसको थ्रेट के तौर पर लेकर गए हैं, बुली करने को, हम इनको थ्रेट करके मनवाएंगे। साथ में आपको जुडिशरी से सपोर्ट मिल गई है। अब जुडिशरी की और एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसीज की पहली दफ़ा इतनी बड़ी ओपन लड़ाई हो गई है। अब खान साहब को एहसास हुआ कि यार दिस इज़ अ चांस टू स्ट्राइक, आयरन इज हार्ट, या जुडिशरी लड़ गई है, साथ में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी लड़ गए हैं, जज सबान खड़े हो गए, 6 जजेस का लेटर भी आ गया है। और कियानी साहब ने भी जनाब उन्होंने धुआंधार किस्म के उनको सेक्रेटरीज को बुला लिया, लेफ्टिनेंट जनरल को बुला लिया, उन्होंने कमांडर्स भी बुला रहे हैं। नो दिस इज अ टाइम टू स्ट्राइक। अब ये बड़ी इंतहाई खौफनाक किस्म की एक जो लड़ाई शुरू हो गई है, अब इसका इंजाम क्या होता है ये मेरा ख्याल आने वाले दिनों में ब्रेक वगैरह खत्म हो चुके हैं जो हमारे मोहसिन बेग साहब कह रहे थे। ब्रेक के बाद ये जो खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल क्लासा साहब ने सामने रखी कि भाई खान साहब ने ये महसूस किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग निकले, रियासती इदारों को उन्होंने चैलेंज किया, पुलिस पर हमले किए, और फिर केपीके के अंदर अगर ऐसा माहौल बनता है तो खान साहब ये कार्ड भी खेलना चाहते हैं। इस हवाले से अब क्या रद्द-ए-अमल आएगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।